नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से निर्विरोध.com में। और मैं थोड़ा अपने जॉब को लेके थोड़ा व्यस्त था, इसलिए मैं आपको तुरंत वीडियो नहीं दे सका। लेकिन आप, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पे मैं रेगुलरली अपडेट डाल रहा था। तो आज मैं थोड़ा सा, मेरे पास टाइम था, तो आज मैं सोचा कि जो काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे लिख रहे थे कि आप सर इसको बताइए, कट ऑफ वगैरह के बारे में डिस्कस कीजिए, और जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो एग्ज़ाम है ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का, डीआरडीएसओ का, एओ इन जीएसआई का और एओ इन एमएएच का जो एग्ज़ाम आपने दिया है 17/7/2022 को, वो चारों एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम था और आपने एग्ज़ाम दिया है, तो इसके लिए आपको बधाई। और दूसरी बात यह है कि लोग बार बार ये पूछ रहे हैं मुझसे कि सर कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए, कट ऑफ जो है एग्ज़ाम में वो किसी एक दो या तीन या 10 या 20 लोगों के मार्क्स पे कभी भी निर्भर नहीं करता है। कट ऑफ जो है हमेशा उसका मतलब होता है लास्ट कैंडिडेट, लास्ट एलिजिबल कैंडिडेट। तो जैसे आप जान रहे हैं कि इसमें करीब 150 सीट है, और जैसा कि आरटीआई से प्राप्त हुआ है कि इसमें करीब करीब 27-28 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया है। तो और अगर हम ये मान के चलें कि जैसा मुझे कुछ फीडबैक मिला है कि सेंटर पे अराउंड 50-60% लोग आए थे, तो अगर आप ये मान के चलें तो अराउंड 14-15 हज़ार लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। और काफ़ी लोग जो है ये दिखा रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई गया है, पे हाई जाएगा, मेरे 225 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, जो भी है। आपके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको बधाई और आपने अच्छी मेहनत की है। लेकिन मैं ये जब बोलना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव है यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके, जो मेरा 10 सालों का अनुभव है, अगर मैं उसको देखूँ तो यूपीएससी का जो कट ऑफ है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक ट्रेंड होता है। ये एक ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम से कट ऑफ आ जाता है। उसका एक पैटर्न होता है, एक ट्रेंड होता है, एक एनालिसिस होता है, जिसको कोई भी आदमी जिसने 2-3 साल से भी तैयारी की होगी तो उसको इस बात की समझ है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, मैं आंसर की इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी के आंसर की जो है वो आपके कोचिंग के आंसर की से काफ़ी वैरी करेंगे। इवन इस पेपर में भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनालिसिस बेस्ड है। जैसे आपके मैथ्स में वैरी नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा और जितने भी पोर्शन हैं उसमें हर एक पोर्शन में एक दो क्वेश्चन के आंसर की से, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से और आपके कोचिंग के आंसर की से वैरी करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी क्लोज थे आपके, ए बी सी डी। तो ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, तो ऐसे केस में व्हाट इज़ द बेस्ट आंसर, ये डिसाइड यूपीएससी करेगा। तो उसकी वजह से ये हो गए कि काफ़ी लोगों के नंबर काफ़ी वैरी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पेपर ट्रिकी था, पेपर आसान नहीं था। ठीक है, लोगों के नंबर आ रहे हैं, लोगों के नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को एक हैबिट होती है। इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा अटैम्प्ट करें हमेशा। तो अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा सही होने के भी चांसेस ऐसे पेपर में बढ़ जाते हैं, जहाँ पे मतलब पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिविल सर्विसेज वाली नहीं थी, जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी कम थे। तो ऐसे केस में आपके जो पेपर है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करते हो तो उसको सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सही होगा ही, लेकिन वो बढ़ जाती है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप यूपीएससी के पिछले 10 साल के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का पेपर निकाल लो तो ऑलमोस्ट सेम लेवल के पेपर्स आए हैं। आप डीआरडीओ एसएओ का पेपर निकाल लो, आप जीएसआई एओ का पेपर निकाल लो, अभी जो बीआरओ एओ
बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन एओ का पेपर निकाल लो, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही है। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल मोर और लेस सेम है तो ऐसे केस में कट ऑफ में ड्रेस्टिकली इंक्रीज नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसलिए मेरा अभी भी ये मानना है कि कट ऑफ जो है वो अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए फॉर ESICDD अराउंड 160 के आसपास जाएगा। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि 160 विल बी ऑन द हायर साइड। इसलिए जिन लोगों के 160 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो आश्वस्त होके तैयारी करें आगे इंटरव्यू के लिए। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो गलत है या उसके आंसर अलग होने चाहिए या वो ड्रॉप होना चाहिए, तो आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके जो उसका रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। उसकी लास्ट डेट जो है 24 तारीख यानी कल तक है। और अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों के बीच में ये भी संशय है कि एलिजिबिलिटी वगैरह के लोग को लेकर है कि बहुत लोग एलिजिबल नहीं हैं और तो भी उन्होंने एग्ज़ाम लिखा है और उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि यूपीएससी जो है वो हमेशा एज पर रूल और एज पर रेगुलेशंस काम करती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके अपने प्रेसिडेंस हैं, और उस प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही काम करती है। अगर इस एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस एक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, देखिए क्वालिफ़िकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एक होता है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, इसमें ये अंतर है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर किसी के पास नहीं है तो उसको लिया ही नहीं जा सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, जो जिसको यूपीएससी सही मानती है, और अगर उसके 300 में से 300 नंबर भी आ गए तो भी उसको यूपीएससी नहीं लेगी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और डिज़ायरेबल का अर्थ ये होता है कि अगर वो नहीं है तो उसके चलते आपको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, बस आपको वरीयता दी जाएगी। अगर जैसे आप 200 नंबर आपने भी लाए, 200 नंबर किसी और ने भी लाए, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और दूसरे आदमी के पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है एसेंशियल के अलावा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसको इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको 50 मिले तो उसको 52 मिल जाए, आपको 52 मिले तो उसको 60 मिल जाए। तो ये सिर्फ अंतर है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का एक रोल ये भी है कि कभी कभी अगर ऐसा होता है कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं लेती है तो उस केस में वो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के कॉम्बिनेशन के आधार पे भी कभी कभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट करती है। लेकिन क्योंकि इस केस में यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया है, इसलिए वो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वाली शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में क्या था। तो देखिए, ESICDD का जो हम अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं एज पर रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, उसमें यही है कि ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, टैक्स वगैरह वगैरह में, और वो जो एक्सपीरियंस होगा वो 3 साल का हो और वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या ऑटोनमस बॉडी में हो या फिर वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो, जैसे बैंक वगैरह। लेकिन यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है और उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक अभी तक का यूपीएससी का जहाँ तक का इतिहास रहा है, प्रेसिडेंस रहा है, तो इस केस में प्राइवेट सेक्टर वालों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आगे अगर कुछ ऐसा चेंज करता है कमीशन, क्योंकि कमीशन के हाथ में तो पूरे पावर्स हैं उसको, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसको अपने प्रोसीजर्स को, रीजनेबल प्रोसीजर्स को ड्राफ्ट करने का राइट है। तो अगर इस केस को आप देखते हैं तो, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है अगर उसकी बात करें तो प्राइवेट सेक्टर वालों को इसमें नहीं लिया जाएगा। और अगर आप ये बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट वालों में भी कोई एक कैटेगरी या क्लास डिफाइन किया जाएगा,
तो देखिए वैसे तो इसमें नहीं लिखा है, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आपका जो एक्सपीरियंस है 3 साल का वो एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए, यानी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 पे होना चाहिए, नहीं लिखा है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन देर हैज़ टू बी एन देर हैज़ टू बी अ लाइन, मतलब उसको बोलते हैं कि डिसीजन जो है वो कभी भी आर्बिट्ररी नहीं होता है, डिसीजन हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। तो अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या लेवल, अगर कोई जैसे एलडीसी है या यूडीसी है या कोई एमटीएस लेवल 1 है, अगर लेवल 1, काफ़ी लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम लेवल 1 में हैं और हमारी पोस्टिंग क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, तो क्या हम को एलिजिबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो ऐसे केस में यूपीएससी क्या करती है कि उस जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब के ड्यूटीज़ को देखा जाता है कि उस जॉब के ड्यूटीज़ के कंटेक्स्ट में आपके एक्सपीरियंस को वे किया जाता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस क्या उस ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो ऐसे केस में ऐसे एक्सपीरियंस को कभी कभी कंसिडर नहीं भी किया जाता। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो हो सकता है आपको कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाए। लेकिन जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी क्या प्रोसीजर अपनाएगी उसके बारे में, तो जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता, जहाँ तक यूपीएससी का जो प्रेसिडेंस रहा है ऐसे केसेस में एक सर्टेन लेवल से ऊपर ही यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव मानती है। जैसे कभी कभी ऐसा देखा गया कि ग्रुप ए जॉब होता है तो वहाँ पे ग्रुप बी वालों जो ऑलरेडी ग्रुप बी जॉब्स में हैं, या फिर उसमें ऐसा नहीं कि ब्लैंक ग्रुप बी है, कभी कभी लेवल भी होता है, 4200 लेवल वालों को भी ले लेते हैं, लेवल 6 एंड अबव। कभी और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे फील्ड्स को भी ले लेते हैं जो ऑन द प्राइमा फेसी अगर आप उसको देखें तो वो ऐसा लगता नहीं कि वैल्यू, जैसे यूपीएससी ने अभी आप बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन में जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, वो अगर आप देखें तो उसकी भर्ती जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से होती है, यानी इट इज़ नॉट अन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लेकिन उन्होंने उसको कंसिडर किया एज अ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही वो अलग अलग केसेस में उसका एक कमिटी जो है वो एक मापदंड बनाती है, और वो मापदंड जो है वो डिफाइंड है, और उस मापदंड को देखते हुए वो निर्णय लेती है। तो जैसे आप अगर बात करें 2014 में एक केस आया था जो मैंने देखा था जिसमें इवन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी 4800 ग्रेड पे उसको भी उन्होंने एसएओ डीआरडीओ ग्रेड 1 यानी 6600 ग्रेड पे के लिए उस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एक्सपीरियंस को रेलिवेंट नहीं माना था। तो ये देखिए ये पूरा प्रेरोगेटिव यूपीएससी का है, और लेकिन जो एक डिफाइंड मापदंड है अगर आप उसको देखते हुए चलें तो ऐसा प्रतीत होता है, ये सही नहीं हो सकता लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो ग्रुप बी वाले हैं या लेवल 6 एंड अबव हैं उनके एक्सपीरियंस को यूपीएससी कंसिडर करेगी और फॉर ईएसआईसी डीडी, और जो उसके नीचे वाले हैं उनके एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करेगी। वहीं अगर आप जीएसआई एओ की बात करें जो कि एक लेवल 7 का जॉब है, गैजेटेड जॉब है, उस केस में ये संभव है कि यूपीएससी जो है वो क्लरिकल जॉब्स लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 को भी कंसीडर करे। और ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये एक टेंटेटिव है, इसमें कभी भी चेंजेज आ सकते हैं, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ में क्या प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है, वैसे तो वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप किसी किसी एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है यूपीएससी द्वारा स्लैश लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इस केस में यूपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। और ऐसे केस में यूपीएससी ने जो अपना एक प्रोसीजर बना रखा है, जो हम उसकी अगर बात करें तो ये वो है कि जिस जॉब के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो क्या वो ड्यूटीज़ जो आपने प्रायर जो ड्यूटी की है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी भूमिका रही है अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में,
क्या वो भूमिका आपको नए जो आपको जॉब दिया जाएगा, क्या उस रोल के लिए उसकी कोई एक अहमियत है, कोई रोल है, कोई सिग्निफिकेंस है, उस कंटेक्स्ट में वो इसको इवेल्युएट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में कौन, बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जब यूपीएससी डिसाइड करती है तो वहाँ पे निगेटिव लिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। उसमें क्या होता है कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। जैसे आपके कि ये जॉब जो है, जैसे आपका टेक्नीशियन का जॉब हो गया, या फिर कोई टेक्निकल जॉब हो गया, या फिर लैब असिस्टेंट का जॉब हो गया, या फिर आपका डॉक्टर का जॉब हो गया, या फिर आपका टीचर का जॉब हो गया, या फिर आपका एडवोकेट का जॉब हो गया। ऐसे जॉब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। इसके अलावा जो भी जॉब बचते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मान लिया जाता है। तो ये एक सवाल था लोगों का। और इसके अलावा जो कट ऑफ है उसके बारे में भी लोगों के अलग अलग डाउट्स थे। तो वो इसमें हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि मेरे अनुसार जो है जो डिप्टी डायरेक्टर के लिए जो जनरल कैटेगरी है यूआर है, उसका कट ऑफ अराउंड 160 जाएगा आउट ऑफ 300 फॉर इंटरव्यू। और ये भी एक अपर साइड है, इसको आप ये मान के चलें कि ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी लोग एलिजिबल नहीं हैं, या फिर स्कोर्स भी काफ़ी वैरी करेंगे। तो उन चीज़ों को देखते हुए और जो यूपीएससी का ट्रेंड है, तो 160 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 250 पे होगा, क्योंकि होता क्या है कि जब ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है तो इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी एक ब्रॉड रेंज होता है वहाँ पे। जैसे इसमें 160 से लेके 220 तक के रेंज के लोग रहेंगे इस जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। तो नेचुरली जो रिटर्न में जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनके क्वालिफाई होने के चांस ज़्यादा है। तो यानी लेकिन जैसे जिसका जस्ट 160 है उसको ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 90 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, यानी इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। वही कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर डीआरडीओ कट ऑफ ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि उस पर सीट कम है। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला बात यह है कि क्योंकि जो ईएसआईसी डीडी थे उसमें उसकी जो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई थी 151, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। और कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा लार्ज सैम्पल सेट अप्लाई करता है, उसकी एक पब्लिसिटी होती है, तो अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं वो भी उसमें रुचि दिखाते हैं, तो उसकी वजह से नेचुरली उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होगा। ये एक ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि अगर डीआरडीओ एसएओ की बात आप करो तो उसका उतना पब्लिसिटी नहीं हुआ, उसमें एप्लीकेशंस भी कम गिरे हैं, जबकि ऑलमोस्ट सेम ही आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी है। तो इसका ये कारण है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डीआरडीओ एसओ में शायद नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो ईएसआईसी डीडी अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये बोलूँगा कि डीआरडीओ का जो कट ऑफ है एसए इन डीआरडीओ वो थोड़ा कम होगा, और एओ इन जीएसआई और एओ इन एमएएच का और भी कम होगा। इसके कारण स्वतः है कि ये लेवल 7 का जॉब है, तो उससे उसको लेके काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं हो सकती हैं। कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, ऑलरेडी बहुत लोग ऐसे होंगे आप में से जो ऑलरेडी लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 पे होंगे, जो वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और बाकी जैसे आप बात करें कि अब इंटरव्यू के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो देखिए इंटरव्यू जो होता है इसका वो ऑलमोस्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू जैसा ही होता है। इसमें आपको 4 से 5 लोग रहते हैं बोर्ड में। एक जो यूपीएससी का जो मेंबर होते हैं वो उस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा एक और दो एक्सटर्नल्स को बुलाते हैं, एक एक्सपर्ट होता है और कभी कभी एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है। तो कभी कभी मेंबर 5 होते हैं और कभी कभी 4 भी होते हैं। और वही धौलपुर हाउस यूपीएससी में आपका इंटरव्यू होगा, और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करने जाओगे। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें अगर इंटरव्यू में
100 में 50 नंबर लाना आवश्यक है जनरल कैटेगरी के लिए, और 45 नंबर ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 40 नंबर। तो ये चीज़ें आवश्यक हैं। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो भले आपके रिटन में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, काफ़ी जैसे आपका रिटन में लेट से 280 है, और आपके इंटरव्यू में अगर 49 ही है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो वो चीज़ें भी आपको देखनी है। यानी एक तरह से इंटरव्यू जो है वो एक तरह से वीटो है। ऐसा ऐसा जनरली हर यूपीएससी एग्ज़ाम में नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी रिक्रूटमेंट में ऐसा ही पैटर्न रखा हुआ है। तो इंटरव्यू के लिए आप बेसिकली जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है बोर्ड को, जो भी आपके पास एक फॉर्म होगा, उसमें अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ें या अपने एजुकेशन, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इससे रिलेटेड चीज़ें आप जान सकते हैं। इंटरव्यू ये भी काफ़ी जनरल होने वाला है, तो उस तरह के जनरल न्यूज़ वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर, आपका जॉब एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो चर्चाएं हैं हम वो किसी अलग वीडियो में करेंगे इंटरव्यू के बारे में, और रिजल्ट आने के बाद या रिटर्न रिजल्ट आने के बाद जो आगे डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो भी होती हैं वो। इसके अलावा आप मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे, सिविल सर्विसेज विथ निर्विरोध भारत, उस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट अपडेट है आप वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।